वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं एक अहम मुद्दा लेकर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ेर बहस है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका मामला है इलेक्शन कमीशन और जो इस वक्त चल रही है गुफ्तगू हुकूमत की जानिब से, दोनों के ऊपर मौक़िफ़ ये आ रहा है कि ये जो वोटिंग मशीन है ये ठीक नहीं है या फिर ये करप्शन का एक ज़रिया बन सकती है। अच्छा, बात यह है कि ट्विटर अकाउंट से, आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा वीलॉग का शेयर हो जाना जो ये कह रहा है कि जी कि इससे पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, धांधली हो सकेगी, या एक वीलॉग आप शेयर कर देते हैं और हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है इसको लाया जाए और फिर अगले जो इलेक्शन है उनको शफाफ बनाया जाए। अभी ये मामला आगे चलना था, इस पर बहस होनी थी, इस पर बात होनी थी, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी यकसर मुख्तलिफ है और उसी मौक़िफ़ की तायद करते हुए उस वीलॉग को शेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आमने सामने इंशाअल्लाह आ जाए। और फिर ये ट्वीट जो है वो 2 घंटे तक हमजा उस पर रहता है, आपके पेज पर रहता है इलेक्शन कमीशन के, और फिर उसके बाद जो है ये हटा दिया जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ भी आता है कि ये गलती थी, गलती से ये ट्वीट तर्जुमान ने कहा कि जी कि ये गलती से ट्वीट हो गई थी और उसको जो है बाद में डिलीट कर दिया गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है कुछ बयानात सामने है। फ़ारूक हबीब साहब ने यह कहा कि इसके ऊपर आकर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, वजाहत देनी चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको खुद आकर इसके ऊपर वजाहत देनी चाहिए। मामला संगीन तो हुआ, आगे क्या हो सकता है, ये गलती जो है ये कितनी जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात जाएगी और फिर जब बात होगी कुछ सियासी बातें होंगी तो उसके असरात क्या होंगे, बात करेंगे। हमारे साथ कंवर दिल मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आप समझते हैं जब ट्वीट हो जाए इस तरह की गलती हो गई, ये गलती थी या फिर हम ये कहें कोताही थी, अब हुकूमत ये बात मानने को तैयार हो जाएगी, मामला किधर जा रहा है? दरअसल बात यह है कि जब एक आईनी और कानूनी इदारे के सरबराह ने जब मालूम हुआ तो वो डिलीट कर दी, जाहिर है कि वो गलत हुआ है, हम भी उसकी तायद करते हैं कि नहीं होना चाहिए था, तो बहुत मोहतात तरीका इख्तियार होना चाहिए था। बड़ी छानबीन के बाद ही जो है वो ट्वीट की जाती है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और उन्होंने कहा कि हमने इसको डिलीट कर दिया। जब डिलीट कर दिया उसकी ओनरशिप ख़त्म हो गई। अब बड़ी हैरानगी की बात है कि हुकूमत के वज़रा, एक आईनी इदारे का सरबराह जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बराबर उनको मरात और प्रोटोकॉल है, उनसे कहा जा रहा है कि आप वजाहत करें। तो क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह सकते हैं कि जी आप अपने मामले में अपने फैसले के बारे में वजाहत करें? कोई को महसूस होना चाहिए कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बराबर का प्रोटोकॉल है। उनके तर्जमान ने अफसोस का इज़हार कर लिया और डिलीट कर दी, बात खत्म हो गई। अब उसको फिर कोर कमेटी में लेके जाना और उसके बारे में वो तनकीद करना एक इदारे पर, इसका मतलब ये है कि हुकूमत तनकीद करके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को साइड लाइन करना चाहती है, दबाव में डालना चाहती है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक है, डिजिटल दौर है, हम भी इसकी तायद करते हैं, इसके अंदर जो खामियां हैं, कोताहियां हैं, वो दूर करें, बैठ जाएं, टेक्निकल दोनों तरफ के दोनों साइड के बैठे IT के एक्सपर्ट, उसमें जो खामियां दूर हो सकती हैं। हम भी हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए, लेकिन इसके मामलात को जो है वो गौर खोज करें। सबसे बड़ी कंवर साहब, आपने कहा कि जदीद दौर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि बहुत जल्दबाजी में लाई जा रही है हुकूमत की जानिब से, और फिर कौन कौन से ऐसे खदशात हैं जिनको पहले दूर कर लेना बेहतर होगा? खदशात इसमें यह है कि इसमें टेम्परिंग के बड़े मामलात हैं। टेम्परिंग भी है, इसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है। जो प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है तो फिर आपका वोट जो है किसी पार्टी को भी जा सकता है। इंडिया ने भी इसमें बड़ा काम किया। इंडिया के जो बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कहा है कि इसकी जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसमें तब्दीली से किसी खास पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। इसी तरह के तमाम ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, आयरलैंड है, वहाँ पे थाईलैंड है, इवन इन्होंने सब ने सोचा है कि इसमें प्रोग्रामिंग में गड़बड़ होने के इम्कानात हैं। तो हमारे यहाँ बड़े IT के एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो वो बैठ के इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में कौम को एतमाद मिले। लेकिन जिस अंदाज से हुकूमत इसकी मार्केटिंग कर रही है, मैं तो आपकी मुसाफत से ये भी कहना चाहूँगा, मैं जा रहा हूँ कौमी असम्बली में जो उन्होंने अपना एक डिस्प्ले सेंटर बनाया, मैं जाके देखूंगा। तो अब मैं हैरानगी की बात है कि जनाब अभी आपको अहम बात में बता रहा हूँ जो किसी को इल्म में नहीं है बात, वो ये है कि चंद रोज पहले पार्लिमानी मिनिस्ट्री ने खत लिखा चीफ इलेक्शन कमीशन और कहा कि जी 4 मेंबर चीफ इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर जो हैं आए, हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं।
तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़े अदब से एहतराम से कहा कि जनाब आईनी इदारा है, हमारे इख्तियारात, हमारा प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तो क्या हम पार्लियामेंट मिनिस्ट्री में बैठकर आपको ब्रीफिंग लें? आप तशरीफ लाएं, दफ्तर में आए, हमें ब्रीफ करें, हमें बताएं, हमारे भी IT एक्सपर्ट होंगे, हम आपको ब्रीफ करेंगे, आईनी इदारा है, इसको तकद्दस करें। तो उन्होंने बड़े एहतराम के साथ हुकूमत की तजवीज़ जो थी वो मुस्तरद कर दी। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये इलेक्शन कमीशन को अपना इदारा समझते हैं या ये पार्लियामानी मिनिस्ट्री का कोई विंग है, ये हमें समझ नहीं आ रही। इतनी ज्यादा जो है बेइख्तियारी क्यों की जा रही है? नहीं ठीक है, लेकिन कंवर दिलशाद साहब, ये जवाब भी एक सामने आता ही है ना कि अगर ये ट्वीट होती है, आप कह रहे हैं कि जी कि ट्वीट आई, उसको डिलीट कर दिया, मामला खत्म हो गया, लेकिन क्या असरात खत्म होंगे उस ट्वीट के, जो चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना रहती? जब एक उन्होंने कहा कि अभी हम खुद जो 20 मई को चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें कहा जी हम डिजिटल सिस्टम के हामी हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमें हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात आप हमें दूर कर। अब आप अर्ज कर आपके सामने का आपका कुछ टाइम हो तो अब हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा नाखवानगी है, उस नाखवानगी की ज़ाहिर है कि 40% से ज्यादा नाखवानगी है। अभी जो रिपोर्ट आई है मर्दमशुमारी की, उसके मुताबिक 10 करोड़ जो हैं वो आपके शहरी हैं और 14 करोड़ जो हैं वो देहाती हैं। अब वो देहात के लोग पोलिंग स्टेशन पे आके जो वोट कास्ट करेंगे तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी कि कहाँ बटन दबाना है, कैसे करना। अब आप ये देखें कि सेनेट का इलेक्शन हुआ है, तो 7 जो है आपके सेनेटरों का जो इलेक्शन हो रहा था, तो 7 कौमी असम्बली के मेंबरान ने गलत अंदाज से निशान लगा दिया। अब देखिए, पढ़े लिखे हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम आ रहे हैं, जिसमें कि मिनिस्टर का नाम भी आ रहा है, उसने भी निशान गलत लगाया। अब ये देखिए, इसके बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ, 7 वोट रिजेक्ट हुए, पढ़े लिखे लोग थे, कौमी असम्बली के मेंबर थे, सेनेटर थे। अब हम हैरान हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप उसको साल 1.5 साल में आवाम की आगाही कैसे करेंगे? उसको इंडिया ने 25 साल लगाए। 25 साल के बाद इंडिया ने पूरे मुल्क में जो है ये सिस्टम को नाफिज किया। तो हमारे मुल्क में 1.5 साल रह गए, 2 साल इंतखाब के रह गए, ट्रेनिंग भी लेनी है, मशीनें भी खरीदनी है। जो मशीनें जो आएंगी अर्ज करूँ आपको, ये 5 अरब की आएगी। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ रिंग रोड का एक के बाद सबसे बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। कौन सी कंपनी बना रही है हमें भी तो बता दें। इलेक्शन कमीशन बार बार पूछ रहा है, आप किस कंपनी से बनवा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन, वो तो हमें इत्मीनान में लें, हमें बताएं, वो नहीं बताते। जबकि इंडिया के इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म है, उनका इख्तियारात है, तो बंगलोर में अपनी निगरानी में उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई। अच्छा कंवर साहब, अब तो फिर सूरत हाल बिगड़ चुकी, अब ये मामला आईनी से ज़्यादा सियासी हो गया है। क्या समझते हैं किस तरीके से हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो इस वक्त ठन चुकी है उसको मामूल के मुताबिक लाया जा सकता है? ये हालात तो आने वाले इलेक्शंस पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। नहीं, दुरुस्त है। जब एक कानून बन जाएगा ना, जब बात ही जब पार्लियामेंट्री एक्ट बन जाएगा, ऑर्डिनेंस मंजूर हो जाएगा, पार्लियामेंट बिल पास कर देगी, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ने तो वही काम करना है ना जो आइन और कानून कहता है, उससे हट के तो बात नहीं करेगा, अपने वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेगा, आपकी ओनरशिप के बारे में बात करेगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो उसकी ओनरशिप जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी जाए। जब आइन और कानून बन जाएगा तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है, जैसे कौमी असम्बली कहेगी, जैसे एक्ट कहेगा, जैसे आइन कानून कहेगा, उस पर पाबंद करना, अमल करना, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की कानूनी जिम्मेदारी हो जाएगी। उसको इनराफ करने के अंदाज नहीं होंगे। ठीक है सर, आप ये कंवर दिलशाद साहब, आप ये भी समझते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की भी कोई कोशिश हो रही है, क्योंकि अगला इलेक्शन आना है? ये प्रेशराइज करने के तरीके कार है ना कि कोर कमेटी जैसे इदारों में भी क्या है, डिलीट होने के बाद फिर बहस कर रहे हैं, फिर कहते हैं जुर्म को सजा दी जाए। आज हमारी अपने इकनॉमिक अफेयर्स की तरफ से नहीं आ रहा, हमारी वजारत खजाना की तरफ नहीं आ रहा कि हमने तो नहीं कहा था कि 4% ग्रोथ कैसे हो गया। वकार मसूद ने कहा मैं तो कोई नहीं कहा, वायरल हो गया तो मैं क्या करूँ। जो इधर उन्हें इनकार कर दिया खत्म बात हो गई। लेकिन लोग करते रहते हैं, वायरल चलती रहती है, इसकी कोई हकीकत नहीं होती, कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं होती। डिलीट हो गया, मामला खत्म हो गया। तो लेकिन इस अगर डिलीट ना करते, वो बरकरार रखते, अपने पॉइंट पर अड़े रहते, तो फिर ठीक था, फिर हुकूमत भी अपना पेश करती। जब डिलीट करके इन्होंने माजरत कर ली, इसके बावजूद भी आपको कैबिनेट में बहस कर रहे हैं, कोर कमेटी में बहस कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगा। नहीं कंवर दिलशाद साहब, ऐसे एक बयान दे के अगर वापस भी ले लिया जाए, उस बयान के असरात रहते हैं, एक ट्वीट करके और उसको अगर डिलीट भी कर दिया जाए, असरात की हम बात कर रहे हैं, क्या असरात नहीं रहेंगे? आप नहीं समझते हैं कि कोई असर ही नहीं रहेगा? और अगर वजाहत दे भी दी जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और जिसने वो ट्वीट किया उसको सजा भी दे दी जाती है, तो फिर मामला ठीक नहीं हो जाएगा?
सजा तो नहीं दी जा सकती। जब जो डील हो गया, खत्म हो गया, अफसोस कर लिया, माजरत कर ली, ठीक है, खत्म हो जाती है। ठीक है कमरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन इशाल ये एक अहम मामला है। इस तरह की कोताही एक आईनी इदारे के ट्विटर हैंडल से हो जाना, ये भी देखना होगा। हुकूमत जिस तरह से आप बात कर रही है, उम्मीद करते हैं ये मामला कुछ बेहतर होगा, कुछ जो आपस में जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि राय देना, वैसे आप वर्बली राय दे सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी नए आने वाली चीज़ के ऊपर आप राय दे सकते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है, इस पर करप्शन हो सकती है या नहीं। जैसे कि हुकूमत की जानिब से भी ऐसा मौक़िफ़ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पेज पर इस चीज़ को ट्वीट किया जाना, ये थोड़ा सा जो है वो सियासी मसला बन गया है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो अहम मसला है वो हमारे पाकिस्तान का वो ये है कि दुनिया को अगर हम देखें तो वो चांद सितारों पर एक नई मंजिल की तलाश में निकल चुके हैं, कमन डालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। करोड़ों बच्चे जो हैं वो अंधेरे में हैं, इस वक्त जहालत के अंधेरे में। और हम ये बात कर रहे हैं कि वफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक मुल्क में 5 से जो 16 साल के बच्चे हैं, अगर उनको देखा जाए तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक बड़ी तादाद है बच्चों की। दायरा शुमारियात के इलेक्ट्रॉनिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क में शरह ख़वानदगी 60% पर जमूद का शिकार है इस वक्त। और सिंध में शरह ख़वानदगी में कमी आई है। प्राइमरी हो, मिडल हो, मैट्रिक की सतह पर स्कूल में दाखिले जमूद का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम देखें तो इसमें जो पंजाब है पहले नंबर पर है, जहां पर बच्चों के दाखिले जो है वो किए जा रहे हैं। केपी जो है वो दूसरे नंबर पर रहा, सिंध तीसरे पर है, बलूचिस्तान आखिरी नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में 47% और पंजाब में 26% बच्चे स्कूल जो है वो नहीं जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये हमें किस तरफ धकेल रही है। फिर हम बेरोज़गारी की बात करते हैं। हमारी शरह ख़वानगी जो है वो इस हद तक जो मुतासिर हो रही है कि हमारे बच्चे जो घरों से निकल कर स्कूलों तक जा ही नहीं रहे। और दूसरी जानब हमें एक और जो ग़िज़ाई कमी का शिकार हम रहे हैं हमारे कोरोना की वजह से। ये मसला भी हमें बहुत ज़्यादा दरपेश है। ऐसे ही। और फिर बड़ी तादाद में जो बच्चे स्कूल जा भी रहे थे वो भी अब स्कूल से बाहर हो गए इस कोरोना वबा की वजह से। अब जब दोबारा से स्कूल लगे थे तो ये जो रिपोर्ट सामने आई थी, आदाद-ओ-शुमार सामने आए थे कि उस तरीके से बच्चों ने स्कूल्स को, इदारों को ज्वाइन नहीं किया। हम बात करेंगे माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो वफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक मुल्क में 5 साल से 16 साल की उम्र के तकरीबन 30% से ज़ायद बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ पर कोताही कर रहे हैं? हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, या फिर हम प्लान बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता? मसला है कहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हमजा, ये वाली रिपोर्ट तो अभी रिसेंटली आई है, लेकिन जब से मुझे याद पड़ता है, जब से मैं एजुकेशन की फील्ड पे हूँ एकेडमिकली या प्रोफेशनली, ये फिगर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और हर साल ज़ाहिर है कोई ना कोई शुमारियात की रिपोर्ट आती है और एक दफ़ा दोबारा से ये मीडिया के अंदर और अदरवाइज़ भी ये डिबेट शुरू हो जाती है कि इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल क्यों हैं। अच्छा, आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उसकी एक डेफिनेशन होती है, और वो फॉर ए ले पर्सन उसके अंदर वो बच्चे भी शामिल हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन उसके अंदर वो बच्चे भी शामिल हैं जो स्कूल गए किसी वक्त, लेकिन किसी ना किसी वजह से, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली की रीज़न थी या सप्लाई साइड की रीज़न थी या स्कूल की क्वालिटी का इशू था, तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो बच्चे भी आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उसमें डेफिनेशन में आते हैं। और हमें पता है कि ये 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे जो यूनेस्को की डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो बच्चे जिनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, यानी कि आपकी कच्ची से लेकर जो आपकी हाई स्कूल लेवल है वहाँ तक होना चाहिए, वो नहीं है। अभी आप ये सोचें, ये भी वैसे जहन में रखें कि इसमें 16 से 18 साल के बच्चे शामिल नहीं हैं। तो अगर आप वो बच्चे शामिल करेंगे जो हायर सेकेंडरी या जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं उसमें जाते हैं, तो ये नंबर आपका और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैं रिवाइंड करा दूं लोगों को, जो जहन में रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 2nd नंबर पे मुल्क आता है जिसके अंदर आउट ऑफ स्कूल बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। हमसे पहले नाइजीरिया है सिर्फ। तो हम ना सिर्फ अपने नेबरहुड के अंदर अपनी तरह की जो हमारी तरह की इनकम की कंट्रीज़ हैं उनके पीछे उनसे बहुत पीछे हैं, बल्कि हम वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो हम बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू चिल्ड्रन। अब जाहिर है हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर अच्छा कमिटमेंट्स हमने बहुत सारी की हैं, हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बहुत सारी की हैं, हमने नेशनल कमिटमेंट्स बहुत सारी की हैं कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। वो इंटरनेशनल, वो आपको पता है कि हमने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन उसको साइन किया हुआ है, हमने जो ह्यूमन राइट्स है बेसिक उसको साइन किया हुआ है। हमें पता है कि हम एजुकेशन फॉर ऑल यूनेस्को उस मूवमेंट का हिस्सा हैं।
हमें पता है कि हम 2030 तक जो हम कहते रहते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसका हिस्सा है। इन सब के मुताबिक हमें फिर पता है कि इंटरनली कॉन्स्टिट्यूशनली हम ऑब्लिगेटेड हैं अपने बच्चों को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। 25A जो आर्टिकल जिसका जिक्र आता रहता है, हमने सब बच्चों को 5 से 16 साल की उम्र के सब बच्चों को रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, जेंडर, एबिलिटी लेवल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हमने उनको एक्सेस प्रोवाइड करनी है। लेकिन वी आर फेलिंग और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उसकी वजूहात हमारी जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उनकी ऑपरेशनलाइजेशन में हैं, इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं, प्रोग्राम डिलीवरी की वीकनेसेस हैं एंड द फैक्ट कि आयशा साहिबा ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें तरक्की याफ्ता ममालिक या कौम के साथ मुकाबला करने के लिए कम से कम अपनी जो शरह ख़वानगी है उसको कहाँ तक लाना होगा? देखिए, शरह ख़वानगी वैसे अगर देखें तो हमें लिटरेसी तो खैर चले एक अलग चीज़ होती है। लिटरेसी तो एक बेसिक चीज़ है ना, जो आप स्कूल से बाहर रहते हुए भी हमें पता है कि अडल्ट लिटरेसी के प्रोग्राम्स होते हैं एट्सेट्रा, वो एक अलग चीज़ है और वो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगी कि 100% होनी चाहिए, ये वेरी क्लोज टू 100% होनी चाहिए। आपके लोगों को बेसिक लिखना पढ़ना और न्यूमरेसी तो आनी चाहिए। देखिए, आपके बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो आपके पास जो सोशल मोबिलिटी, इकोनॉमिक मोबिलिटी के जितने भी रास्ते हैं, हमारी ये जो जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर की हुई हैं अपनी सोसाइटीज़ या अपने मुल्कों को, उसके अंदर स्कूल से निकलना बहरहाल एक रिक्वायरमेंट है। आप स्कूल से निकले बगैर, सर्टिफाई हुए बगैर, डिग्री लिए बगैर बड़ी कम चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ख़ासतौर पर हमारे जैसे मुल्क के अंदर। इसके अंदर अच्छा थोड़ी सी जो चीज़ें वो वाज़े करने ज़रूरी हैं। देखिए, एजुकेशन एक सर्विस डिलीवरी है ना, इसके अंदर किसी भी सर्विस डिलीवरी की तरह एक सप्लाई साइड होती है। इस केस के अंदर जाहिर है वो आपकी गवर्नमेंट है, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके नॉन फॉर्मल सेक्टर है जो कि सप्लाई कर रहा है एजुकेशन। फिर एक डिमांड साइड भी है, यानी कि वो लोग, पेरेंट्स, बच्चे जिन्होंने एजुकेशन रिसीव करनी है। हमारे पास दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा मसले हैं। फिर इन बिटवीन जो सर्विस डिलीवरी है उसकी क्वालिटी, टीचर्स कैसे हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसके भी बहुत सारे मसले हैं। तो हमें जो इशू इस वक्त मैं आपको अगर नटशेल में बताऊँ, वैसे तो ये बड़ी लंबी सी बात हो जाएगी, लेकिन नटशेल में मैं अगर आपको बताऊँ तो हमारे पास वेरियस पॉइंट्स पे बहुत सारे चीज़ें डिसफंक्शनल हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग के बगैर हो रही हैं, कमिटमेंट के बगैर, फाइनेंशियल कमिटमेंट, लीगल कमिटमेंट के बगैर हो रही हैं, जिसकी वजह से हम अभी तक वो फिगर्स को उस तरह से बच नहीं कर पाए आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो हमें कर लेनी चाहिए थी। इसके अंदर हमें पता है कि जो यूनेस्को वगैरह की रिसर्च है उसके मुताबिक देखें, जितना आपकी कंट्री पुअर होगी, जितने बच्चे रूरल साइड पर ज़्यादा होंगे, उनकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, अगर तो आप ज़्यादा लाइकली हैं आउट ऑफ स्कूल होने के। बच्चे की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा लाइकली आउट ऑफ स्कूल होने के। अगर आप लड़की हैं, यू आर मोर लाइकली टू बी आउट ऑफ स्कूल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने सप्लाई और डिमांड साइड के ऊपर इकट्ठे एड्रेस करने हैं, जिसके बाद आप शायद ये ठीक है। डॉक्टर आयशा, आप एक अरसे से कि ये जो बार बार हम 2.25 जी, आप अरसे से जमूत का शिकार देख रही हैं। हमने ये करना है, हम ये करना चाहते भी हैं, लेकिन हम ये कर पा नहीं रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, हम अपनी यूथ के ऊपर बहुत फ़ख्र करते हैं कि जी कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में जो यूथ है वो है, ये हमारे लिए एसेट बनेंगे। लेकिन अगर ये जमूत का शिकार ही रही है तो वो एसेट तो अगर हम 20 साल बाद देखेंगे हमारे लिए लाइबिलिटी बन चुके होंगे। जिन पर आज हम फ़ख्र करते हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा रियासत के लिए। बिल्कुल, आई मीन हम सब बिल्कुल अग्री करती हूँ। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसके साथ कोई डिसएग्री करेगा। देखिए, वैसे तो ये हमारी सारी हुकूमतों में किसी एक हुकूमत को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। ज़ाहिर है ये हमें पता है कि बड़े अरसे से इशू चला रहा है, लेकिन देखें करंट हुकूमत ज़ाहिर है अब हमारी जो बैठी हुई है, हमने तो उसी की बात करनी है, क्योंकि फ़िलहाल तो ज़ाहिर है प्लानिंग और डिलीवरी उन्हीं के हाथ में है। तो आप ये देखें कि 2018 के अंदर जब गवर्नमेंट आई थी तो इनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क एक था, वैसे बाय द वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी तक नहीं आई है इस गवर्नमेंट की, 2.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन इनका जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क आया था उसमें 4 फंडामेंटल पिलर्स थे। उसमें से एक पिलर था कि हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हमने स्कूलों में लाना है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी कमिटमेंट थी पीटीआई की गवर्नमेंट की, जो इन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे। अब अगर आप देख लें तो हमारे जो एजुकेशन एक्ट, बाय द वे हमें पता है कि 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल इशू है एजुकेशन, तो फेडरल गवर्नमेंट एक हद तक ये चीज़ कर सकती है काम, लेकिन उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी इसमें बड़ा काम है। अभी तक आप ये देखें कि हमारे जो एजुकेशन एक्ट्स हैं प्रोविंसेस के, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं।
सिंध सिर्फ एक हमारा ऐसा सूबा है जिसने अपना नोटिफाई कर दिया है एजुकेशन एक्ट, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस बना दिए। हाँ जी। यानी इस वक्त आपको पता है कि एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट या किस एंटिटी का काम है कि एजुकेशन प्रोविजन की जाए, अगर नहीं हो पा रही तो उसको रिड्रेसल का उसका क्या तरीका है। आपको पता है ना, किसी एक्ट को आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बनाए तो बेसिकली आपकी कोई पकड़ नहीं है। हाँ जी। तो ये कमिटमेंट आपको लेजिस्लेशन के लेवल पे भी लेकर आनी है। फिर आपको नीचे अभी अगर आप देख लें तो आपके पास फेडरल लेवल के ऊपर जो एंटिटी बैठी हुई है हमारी एजुकेशन प्लानिंग की, उनके पास नंबर्स नहीं है नॉन फॉर्मल, ये जो आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिस तरह से उनको एक्सेस प्रोवाइड की जा रही है उसका डेटा नहीं है इनके पास एग्जिस्ट करता। आप मुझे बताएं, जिस चीज़ के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस ना बने हो, जिस चीज़ के लिए डेटा अवेलेबल ना हो आपका, आप ये ना बता सकते हो कि हमारी एग्जैक्टली देखिए, ये कहना तो ठीक है ना कि इस प्रोविंस में ज़्यादा है या उस प्रोविंस में ज़्यादा है, लेकिन उस प्रोविंस में एग्जैक्टली किस जगह पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे ज़्यादा हैं, वजह क्या है उनके आउट ऑफ स्कूल होने की, हम ऐसे क्या इंसेंटिव्स लेकर आ सकते हैं कि वो बच्चे स्कूलों में आए। जब आपके पास ये डेटा ही नहीं है, आपने कभी ज़रूरत ही फील नहीं की ये डेटा कलेक्ट करने की, तो आप एड्रेस कैसे करेंगे? अच्छा आयशा साहिबा, हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से भी बच्चे बहुत आउट ऑफ स्कूल हुए हैं, क्या वजह समझती हैं, कितना हाथ है इसमें कोरोना का? हम लोगों ने देखा कि स्कूल्स बहुत सारे बंद हो गए, जो छोटे स्कूल थे वो बंद कर दिए गए, बच्चे जो हैं वो कुछ घरेलू हालात की वजह से भी स्कूल से आउट हुए। तो कोरोना को कितना आप देंगी इसमें कि कोरोना का कितना हाथ है, और वैसे हमारे मुल्की हालात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला होगा। एक वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है, उसके मुताबिक 1 मिलियन तकरीबन बच्चे मजीद ऐसे होंगे पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे, और उसके अंदर जाहिर है बहुत सारी रीजंस होगी। अगेन सप्लाई साइड की भी, डिमांड साइड की भी। मसला ये है कि आपके बहुत सारे स्कूल, आपको पता है प्राइवेट स्कूल इतना शोर मचाते रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में कि हमें खुलने दें, हम बंद हो रहे हैं क्योंकि लोग फीस नहीं अदा कर रहे। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, और बाय द वे ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आपके प्राइवेट स्कूल सेक्टर के अंदर 37 से 38% बच्चे आपके जा रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि तकरीबन अगर 38% बच्चे एक सेक्टर में जा रहे हैं जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और जो स्कूल खोल नहीं सक रहा, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सक रहा, तो ये सारे बच्चे जब आपकी पब्लिक साइड के, अव्वल तो बहुत सारे आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे क्योंकि उनकी विसिनिटी में कोई पब्लिक स्कूल नहीं होगा, लेकिन अगर पब्लिक स्कूल जाएंगे भी तो उसमें कैपेसिटी नहीं होगी। अच्छा, फिर दूसरी बात, तो 1 मिलियन वो प्रेडिक्ट करते हैं कि बच्चे मजीद आउट ऑफ स्कूल। डॉक्टर आयशा रज़ाक, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले पाकिस्तान का बनी और इस अहम इशू पर बात कर रहे थे। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with